अच्छा जी, तो क्या बात कर रहे थे हम? ओपन कर लूं, वो बुक ही बंद हो गई। मैं जरा इसको निकाल लूं, फिर मैं इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। अच्छा, अब तक जो हमने डिस्कस किया, किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। सर, एथिक्स और कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग के दरमियान डिफरेंस समझ में नहीं आया। कंप्यूटर इसके डिसीजन मेकिंग किसको फॉलो कर सकता है? दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करें, आपकी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आया आवाज में। कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग में एथिक्स कहाँ पर आते हैं? कंप्यूटर कैसे एथिक्स को फॉलो करते हुए डिसीजन मेकिंग कर सकता है, जबकि एथिक्स सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हाँ, कंप्यूटर नहीं। तो यही चीज तो मैं अंडरस्टैंड करवा रहा था कि मतलब ये डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करते हैं ना, तो मतलब डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इफेक्टिव तो आपकी ह्यूमन डिसीजन मेकिंग ही है। बट अगर एथिकल डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करते, तो जो डेटा उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी मतलब वही वो डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली ही ले रहा है कंप्यूटर सिस्टम। लाइक मैं अगर बात करता हूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की, एट द एंड ऑफ ईयर, जैसे अभी ये सीजन चल रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का, नॉर्मली दिसंबर वगैरह में ही हर ऑर्गेनाइजेशन में किए जा रहे होते हैं। तो बेसिकली अब डिसीजन वो कैसे लेगा? जो डेटा उसको ह्यूमन माइंड प्रोवाइड करेगा, ह्यूमन जो उसको डेटा प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ह्यूमन ही इन डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, सेकेंडली अगर मैं किसी भी हवाले से डिसीजन मेकिंग की बात करता हूं, तो हम ये चीज अपने सामने रख रहे होते हैं कि हम इस चीज को अपने सामने रख रहे होते हैं कि भाई कोई भी किस्म का डिसीजन अगर होगा, जो डेटा उसको प्रोवाइड किया जाएगा वो उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेगा। ऐसा ही है ना, मतलब खुद से तो कैसे डिसीजन लेगा वो? किसी भी हवाले से कोई सा भी डिसीजन है, इंफॉर्मेशन तो उसको प्रोवाइड मैनुअली ही की जा रही होगी, आफ्टर दैट वो जो है ले रहा होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है या नहीं हुई क्लियर? जी, आप मेरी बात क्लियर हुई आपको?
अच्छा जी, मैं वापस आता हूँ इस जगह पे। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब किसी भी शख्स से अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है, किसी इंडिविजुअल से क्वेश्चन किया जाता है, तो वो ज्यादा बेहतर जवाब जो है वही दे सकेगा जिस जगह पे वो काम कर रहा है। मीन टू से दैट कि अगर मतलब मैं प्रोडक्शन साइड का बंदा हूँ, तो मतलब मैं फाइनेंस का शायद इतना कोई आंसर कोई इतना रैपिडली या इतना एफिशिएंटली नहीं दे सकूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने रिलेटेड फील्ड का या अपने सराउंडिंग्स का ज्यादा इल्म है। तो ये एक मतलब सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ते हैं, अच्छा, because we cannot assimilate all that we observe, we take in bits and pieces। ठीक है, हम मतलब तमाम चीजों को ऑब्जर्व तो कर रहे होते हैं, कर रहे ऑब्जर्व हैं, बट मैं इतना एफिशिएंटली उसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। बट वी डोंट चूज रैंडमली, रादर वी सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड। क्योंकि देखिए ना, सबसे बड़ी बात वही है कि मैंने अभी जो स्टार्ट में एक बात की थी कि एक साहब जिनका एक्सपीरियंस पिछले 10-15 साल का है, हाउ कैन आई बीट हिम? ठीक है, मैं तो उनको अभी उनके करीब भी नहीं पहुंच सकता कि मैं एक हफ्ता काम करके सोचूं कि मतलब मैं इनको टेक ओवर कर लूंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मतलब एक्सपीरियंस भी, उसका बैकग्राउंड भी, मतलब ये भी एक बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। अच्छा, सेलेक्टिव परसेप्शन allows us to speed read others, but not without the risk of drawing an inaccurate picture। ठीक है, एक ये होता है कि मतलब मैंने एक परसेप्शन सेट कर लिया अपने माइंड में। अब मैं इस चीज को देखूं कि मैं उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने के लिए जाऊं, तो एट द एंड मेरे साथ ये हो रहा होता है कि एक जैसे यहाँ पे इसने ये बात करी कि रिस्क ऑफ ड्राइंग एन इनएक्यूरेट पिक्चर, के मतलब मैं एक मेरे सामने एक चीज मौजूद है, लाइक जैसे मेरे सामने एक गाड़ी छोटी सी खड़ी हुई है, मैंने इसको देख के एनालाइज कर लिया कि यार ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत जबरदस्त है, इसका फ्यूल कंजम्पशन कम है, सब कुछ है, ये वो, मैं इसको खरीद लेता हूँ। बट आफ्टर सम टाइम मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि गाड़ी सस्ती इसलिए थी कि इसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब मैंने परचेज तो बहुत चीप प्राइसेस में कर ली, बट इसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे। मैंने सिर्फ उसको देख के अंदाजा लगाया कि यार ये छोटी सी गाड़ी है तो इसके एक्सपेंसेस कम होंगे, फ्यूल कंजम्पशन वगैरह, बट मेरे वो अंदाजे सारे गलत साबित हो गए। तो द थिंग इज कि मैं किस तरह से मतलब अपनी इन मतलब चीजों को जो है वो देख रहा होता हूँ। मतलब मैं अपने परसेप्शंस के हवाले से अगर बात करूँ। अच्छा जी, अच्छा, seeing what we want to see, we can draw uh, unwarranted conclusions from an ambiguous situation। कि हम जो देखना चाहते हैं, हम वो अपने माइंड में ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक के एक पेरेंट्स की एक मतलब क्या ख्वाहिश होती है कि उनका उनका बच्चा जो है एक मतलब एक टॉप पे रहे। ठीक है, एक मतलब हर तरह के काम में उसको सक्सेस मिले, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, हर तरफ। अब वो उसी तरह का एक अपने माइंड में एक परसेप्शन ड्रॉ कर लेते हैं। बट व्हाट्स द रियल सिचुएशन? रियल सिचुएशन ये है कि मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। वो तो फेसबुक पे जो है मतलब
फलाने साहब जो है वो फलाना साहिबा बन के किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब उनका तो हाल ये है। तो अब एक जो पेरेंट्स ने जो अपने एक जहन में एक पिक्चर ड्रॉ करी थी और एक जो एक एक्चुअल सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, we find another example of selective perception in financial analysis. From 2007 to 2009, the US stock market lost roughly half its value. Yet during that time, analysts sell rating. Typically, analysts rate a कंपनीज स्टॉक विद थ्री रिकमेंडेशंस, बाय, सेल और होल्ड। ठीक है, एक मतलब एक्चुअली डिक्रीज स्लाइटली। हो बेसिकली क्या रहा था कि एक यूएस स्टॉक मार्केट की इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि 2007 से 2009 के दरमियान मतलब एक क्रैश कर गई वो मार्केट, उनकी स्टॉक मार्केट। तो मतलब तकरीबन समझे कि लॉस हाफ इज इट्स वैल्यू, मतलब आधे से ज्यादा लोग वहां पे डूब गए। अच्छा, एनालिस्ट जो है उस वक्त जो है उन्होंने मतलब रेटिंग करना स्टार्ट करी कि किस तरह से जो है स्टॉक्स को आप परचेज करें या मतलब जो भी करें। उन्होंने 3 रिकमेंडेशन दी कि या तो खरीदें, बाय करें, बेचें, या तो सेल करें, या तो होल्ड कर लें। मतलब देखे ना, ये 3 काम ही हो सकते हैं, इसके अलावा चौथा काम तो कोई भी नहीं है। या तो मतलब मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, मैंने बेच दिए, या तो मैं इतनी सकत रखता हूं कि मैं उनको खरीद लूं, चलो जी ठीक है, उसके बाद खरीद के मैं दोबारा बेच दूंगा, थोड़ा अरसे रख के होल्ड, कि जो मेरे पास पहले से मौजूद था अब मैं इतनी सकत रखता हूं कि मैं होल्ड करके रखूं कि जब मार्केट अच्छी होगी तो फिर उसको सेल आउट कर दूंगा। अदरवाइज होल्ड की दूसरी सिचुएशन ये है कि खरीद के फिर होल्ड कर लूं। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ जो एक स्टॉक किया जाता है कि लाइक कि आटे का बोरान आया, आटा लेके स्टॉक कर लिया, उसको महंगे दामों बेचा गया। ठीक है, उसके बाद जो है चीनी बड़ी तादाद में खरीद ली गई, जब उसकी शॉर्टेज स्टार्ट हुई तो उसको डबल प्राइस पे जो है सेल आउट मार्केट में किया जा रहा है। तो बेसिकली ये एक अनएथिकल थिंग्स तो है। ये तो खैर हम यहाँ की तरफ आ गए, ये हमारे यहाँ इस तरह का होता है, बाकी और शायद पत्नी कहीं होता हो ना होता हो, हमारे यहाँ तो बहरहाल ऐसा होता है। बट एक डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर इस तरह से नहीं हो रहा होता। अच्छा, एक्चुअली डिक्रीज स्लाइटली, यही हो आहिस्ता 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 फिर वो क्राइसिस कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, although there are several reasons analysts are reluctant to put sell ratings on stock, one is selective perception. Okay? When prices are going down, analysts often attend to the past, saying the stock is a bargain relative to its prior prices. ठीक है, कि लाइक कि हम ये कह सकते हैं कि जब प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट हुए तो मतलब फ्यूचर के लिए मतलब उनकी एनालिस्ट का ये था कि मतलब आप जो है इसको रोक के रखें या अब आप इसको बेचना स्टार्ट कर दें। तो मतलब ये एक इस तरह से मतलब एक परसेप्शन कि मतलब अभी अगर प्राइसेस कम हुए हैं तो इन फ्यूचर जो है प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो मतलब ये एक परसेप्शन हम जिसको कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर आगे मजीद देखते हैं as one money manager noted, each time the market went down was a new opportunity to buy the stock even cheaper. देखिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी बन गई, एक मतलब परसेप्शन ये बना लिया कि जनाब अभी जो है मार्केट डाउन हुई है, ये जल्द या बदेर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसकी क्या एक थिंकिंग है कि जब भी मार्केट, कोई भी मार्केट जब नीचे की तरफ आती है तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी होती है कि स्टॉक मजीद सस्ते में परचेज कर लिया जाए। ठीक है, दैट मच इज ट्रू ऑफ कोर्स, बट इट शोज द डेंजर ऑफ सेलेक्टिव परसेप्शन। ये एक मतलब एक खतरा भी है। By looking at the past price, analysts were relying on a false reference point and failing to recognize that what has fallen can fall further.
चले जी, एक है चाइनीज टाइम, नॉर्थ अमेरिकन टाइम। ये जरा कोई रीड करे जरा, फिर हम इसको देखते हैं। कोई भी स्टूडेंट एक स्टूडेंट इसको रीड करे। क्विकली क्विकली। जी क्लास, मेरी आवाज आ रही है सबको? मौजूद है सब? ये जरा इसको रीड आउट करें। कोई एक स्टूडेंट करे कि उसको सब सुने, फिर जल्दी से करें। टाइम हमारे पास कम है, वी हैव 20 मोर मिनट्स। जल्दी करें। सर ये रीड आउट करना है। जी जी बिल्कुल। We realize just how much we take our perceptions of the world for granted. We try to see through the eyes of someone who grew up in a culture totally different from our own. पढ़ते रहे, मैं फिर एंड में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। For instance, people see the passage of time quite differently in different cultures. Some cultures tend to focus more on the past, others on the future. Li Zhongji and Colagius investigated how Chinese perceive events relative and Canadians' perceptions. Participants read a description of theft along with descriptions of events that occurred in recent past or present. When attempting to solve the case, Chinese participants were more likely to rely on events from the distant past and recent past, whereas Canadians were more attentive to recent events. Even the way we visualize the passage of time differs across cultures. Lyra Boroditsky, Orly Foreman, Kelly McCormick from Stanford University examined how American English speakers and Mandarin Chinese speakers differed in their perception of time. Because English uses phrases like looking forward to events, putting the past behind us. English speakers tend to think about time as a horizontal timeline. Mandarin, however, uses words like shang up and xia down to refer the time. So events accumulate in a stack. Could this difference in language structure explain why Chinese speakers pay more attention to history when thinking about events? Do Chinese think more about events piling up on top of one another, making them more relevant, whereas North Americans think about events moving away in time so that what is in the past is over and done? Further research will have to examine whether this is in the case, but it remains an interesting possibility. थैंक यू। Welcome. अच्छा जी, ये एक केस यहाँ पे डिस्कस किया गया। क्या हो गया? चाइनीज टाइम, नॉर्थ अमेरिकन टाइम, कि जिसमें ये देखा गया कि हम अपने परसेप्शन जो है मतलब दुनिया के लिए हम किस तरह से देख रहे होते हैं, और
किस तरह से जो है वो कल्चर्स मुख्तलिफ ममालिक के, वो डिफरेंट कंट्रीज के वो ग्रो हो रहे होते हैं। अच्छा, कुछ एक सिचुएशन इस तरह की भी होती है कि एक देखें, अब जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का अपना कल्चर है, डिफरेंट प्रोविंसेस का अपना कल्चर है, बट समवन गो अब्रॉड, तो वो वहां पे सिर्फ क्या कंसिडर होता है कि ही कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब उस वक्त प्रोविंस वाली बात खत्म हो जाती है, वो पाकिस्तानी एक कंसिडर हो रहा होता है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगला जो भी मतलब वहां का लोकल है या कोई और किसी कंट्री का है, कि वो उसका परसेप्शन क्या होता है कि ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, अनदर थिंग इज कि फिर एक मल्टी कल्चरल की अगर हम बात करते हैं कि लाइक अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं, हम सिर्फ यहाँ की अगर बात करते हैं, तो ये एक मल्टी कल्चरल सिटी है कि जहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस से लोग आके रह रहे हैं, अपने मतलब जो भी मतलब काम वगैरह है, या मतलब रोजगार हो गया या कारोबार हो गए, जॉब हो गई, वो कर रहे हैं। तो मल्टी कल्चरल सिटी है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग आ गए, डिफरेंट कल्चर्स के लोग आ गए। उसके बाद हम अगर बात करें डिफरेंट सेक्ट्स के लोग आ गए, हम सेक्ट्स की भी बात करेंगे, या रिलीजन्स की हम बात कर सकते हैं कि जिसमें रह रहे हैं। तो अब वो किस तरह से वो बड़े हो गए, मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि किस तरह से मतलब एक नस्ल जवान हो रही है, या उसके आने वाली बाद की नस्ल जो है वो बड़ी हो रही है, परवान चढ़ रही है, वो कल्चर किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो एक परसेप्शन क्या क्रिएट हो रहा है कि इट्स अ मल्टी कल्चरल सिटी। या हम अगर बात करते हैं दुबई की, अगर हम बात करते हैं, जैसे दुबई एक नॉर्मली देखा जाता है कि इट्स अ मल्टी कल्चरल सिटी, कि जहां से यहाँ की तो हमने सिर्फ एक लोकल्स की बात करी ना, लोकल्स से मुराद ये कि सिर्फ एक विद इन द कंट्री, बट अगर हम वहां की बात करते हैं तो वो एक मल्टी कल्चरल ऐसे है कि वहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, कि जिसमें वो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं। तो मतलब वो मल्टी टूरिस्ट आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब एक किस तरह से कल्चर्स वहां पे, डिफरेंट कल्चर्स जो है मतलब रह रहे हैं, और वो ओन कर रहे हैं, या वहां रहने वाले उनके कल्चर्स को ओन कर रहे हैं, या बाहर से आने वाले उनके कल्चर्स को ओन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक परसेप्शन क्रिएट होता है। अच्छा, पीपल सी द पैसेज ऑफ टाइम क्वाइट डिफरेंटली इन डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, एक सीधी सी बात है कि मतलब हर जो भी मतलब इंडिविजुअल है उसका अपना एक कल्चर है, लाइक कि एक घर में रहन सहन का अंदाज, कपड़े पहनना, खाना, टेस्ट, इसका इवन अगर हम टेस्ट के हवाले से बात करते हैं तो मतलब हर घर का टेस्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो मतलब कोई स्पाइसी फूड ज्यादा खाता है, कोई नमक ज्यादा खा रहा है, या कोई बिल्कुल ही फीके खाने खा रहा है। मतलब एक एक वो है ना, मतलब हम देखते हैं ना, मतलब हम जा रहे हैं अगर किसी जगह पे, तो मतलब स्पेशली हम ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे आई लव टिक्का कढ़ाई, बलूची टिक्का कढ़ाई, आई लव इट। तो मतलब मैं जाता हूँ तो मैं ये जरूर ऑर्डर करता हूँ। तो मतलब ये एक ट्रेडिशन बन गया ना, उसको बनाने वाला जो भी है, बट वो एक निकला जहां से, उसका नाम, उसका जो एक ओरिजिनल है वो वही चल रहा है, उसको बना भले वो जो भी रहा हो। इसी तरह से हम पेशावरी कढ़ाई की बात करते हैं, या एक और एक इटालियन पिज्जा की हम बात करते हैं, क्योंकि एक ओरिजिन उसका वहां से हुआ ना। उसके बाद वो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो रेसिपी स्प्रेड हुई, और वो अब तो हर जगह, मतलब अब तो हम देखते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले पिज्जा शॉप्स खुली हुई। ठीक है, अब अच्छा, इसी तरह से जो है एक ड्रेसेस के हवाले से बात आती है कि मतलब एक हम ये जज कर रहे होते हैं कि मतलब ये किस कल्चर से बिलोंग करता है या करती है। तो मतलब ये वाली एक बात आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद एक जो चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट आ रही होती है, मतलब जो रिसर्च जिस बात को साबित करी, देखिए कल्चर्स की हम बात करें, कल्चर्स जो है सिर्फ हमारे कंट्री के अंदर ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हर किसी का अपना कल्चर है, हर किसी की अपनी मतलब नॉर्म्स हैं, जो भी है सब कुछ। तो हम इस चीज को देख रहे होते हैं कि किस तरह से मतलब एक कल्चर जो चल रहे थे, वो जो एक जो नई जनरेशन जो आ रही है, वो उन चीजों को निग्लेक्ट करती जा रही है। ठीक है, उन चीजों को भुलाती जा रही है। इवन अगर हम अपने कंट्री में या अपने सिटी के अंदर भी अगर बात करते हैं, तो मतलब इसी तरह से हो रहा है कि मतलब बहुत सारी चीजें जो हमारे एंसेस्टर्स किया करते थे, हम शायद उन चीजों को अब छोड़ रहे हैं कि नहीं जी, हमने अब ये काम नहीं करना, अब हम टेक्नोलॉजिकल एरा में है, तो अब इस तरह से होना चाहिए। तो मतलब ये एक पॉइंट और रेज हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद मैं अगर आता हूं इस जगह पर, आप आइए,
English uses phrases like looking forward to events or putting the past behind us. English speaker tend to think about time as a horizontal timeline. देखिए बेसिकली क्या होता है कि एक चीज तो ये है ना कि मतलब मैं एक काम करके आगे निकल लिया, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं आगे से आगे बढ़ूंगा. लाइक इफ आई फेल्ड समवेयर, अब मैं उस फेलियर को अपने जहन से निकाल के आगे जाके सक्सेस की तरफ देखूंगा. बट वो फेलियर मेरा हुआ किस वजह से था, आई ऑलवेज कीप दैट थिंग इन माई माइंड. ठीक है, ताकि मैं दोबारा से फेलियर की तरफ ना जा सकूं. वो जो मैं हारा था उस चीज को मैंने पीछे छोड़ दिया, बट जो गलतियां करके मैं हारा था उन गलतियों को मैं याद रखूंगा ताकि मैं रिपीट ना करूं गलतियां. ठीक है, तो मतलब यही चीज यहाँ पे बताने की जो है एक कोशिश की जा रही है. ठीक है, ये मैं आपको जो ये बुक है, ये बुक मैं आपको बिल्कुल सेंड कर दूंगा. तो आप लोग इसमें से जो है वो जो जो भी टॉपिक्स हमने भी डिस्कस किए वो आप इन डिटेल देखिएगा, क्योंकि एक दो लेक्चर्स ऐसे थे कि जिसके अंदर सिर्फ हेडिंग्स थी, तो डिटेल्स हमने इस बुक से ही ली थी. तो आप उन टॉपिक्स को देख के इसमें से ये सर्च कर लीजिएगा. मैं ये बल्कि मैं ये बुक जो है ये अभी ही आपके ग्रुप के ऊपर इसको मैं रख देता हूँ. ये आप लोगों की कोर्स बुक है. काफी आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और काफी इसके अंदर सेंड हो रही है. थोड़ी बड़ी फाइल है तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ा टाइम लेगी. ये हो गई है आप लोगों के पास सेंड ना, इसको जरा प्लीज आप लोग अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा. जरा इस सेशन की मैं अटेंडेंस मार्क कर दूं आप लोगों की. अच्छा, ये आपकी 12th क्लास हो गई है. 2 सेशंस आप लोगों के और हैं इंशाल्लाह, वो मैं देख लूंगा. या तो मैं एक सेशन तो मेरे पास रिकॉर्डेड रखा हुआ ही है, वो मैं इंशाल्लाह सर सुल्तान को सेंड कर दूंगा, वो भी अपलोड हो जाएगा. 13 सेशंस हो जाएंगे. एक सेशन हमारा रह गया है, उसको भी ये होगा कि मतलब या तो हम इसी तरह से उसको कर लेंगे, या तो फिर मैं उसको रिकॉर्ड करके फिर भेज दूंगा तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा.
हमदा कुरैशी, इकरा, कौसर अली, माज शेख, माजिद हुसैन, अच्छा जी, उसके बाद महक नाज, निदा, नुमान शाह। Yes, sir. तंजील अमजद, सबीका, अच्छा साकिब हुसैन, शुमाइला, after that सिद्दा, उरूज, Are you all over this? जी साकिब, यू से समथिंग। No, sir. हाजिरी के लिए सर मैंने रेज हैंड किया था। ठीक है ठीक है। आयशा, यू से समथिंग। और कौन कौन है? सर मेरा नाम नहीं आया, इदरीस। ठीक है इद्रीस। सर मेरा नाम भी नहीं आया, फैसल। ओके तो सर Sir, Asif Hussain is also present. कौन दोबारा बताइएगा। Asif Hussain, sir. ओके वासिफ, ओके फैसल सुल्तान सर। ठीक है ठीक है। सर अरूज फातिमा। ठीक है, उरूज हो गया। चलो जी ठीक है।
ठीक है क्लास। अच्छा बस यहाँ पे हम क्लास अपना एंड करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अपना बहुत ज्यादा सर ख्याल मेरी हाजिरी रखिए। नहीं लगी सर। नाम बताइए। सर उमेर एमकॉम, 2 उमेर है सर। सर एक बीएस में, एक एमकॉम, एक सर उमेर ये है। जो अटेंडेंस शीट है ये ग्रुप में सेंड कर देना। मेरे पास सर अटेंडेंस शीट मेरा नहीं है, नाम मैं मैनुअली लगा रहा हूँ। कंदील आपका तो नाम, मैं जब मैं गुजरा था उस वक्त मैंने लेता हुआ गया था ना, मैंने सबके यहाँ से जो साइड में लिस्ट है मैंने इसमें से नोट करता हूँ मैं। सर लगा दी उमेर सर। लगा दिया। सर मेरा नाम भी नहीं आया। सर इंटरनेट प्रॉब्लम थी, इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम मेरी। ठीक है ठीक है, लग गई आयशा, आपकी भी लग गई है और आपकी कंदील आपकी भी लग ओके गई है। सर, थैंक यू। मेरा नहीं आया। जी जी, कंदील आपकी भी हो गई है। सर मेरी लग गई उमेर सर। उमेर लग गई, सर आपकी अतीका लग गई है। रसूल मेरा भी नाम। ओके सर, थैंक यू सर। सर ओके सर, थैंक यू। सर अतीका रसूल मेरा नाम नहीं आया। चलो ठीक है, कर दिया मैंने ऐड। चले बस ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। सर ये अटेंडेंस शीट ग्रुप में सेंड कर देना सर। ये नहीं होगी भाई। अटेंडेंस शीट नहीं है ये, मैं मैनुअली खुद से लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है सर।